हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और हमने टारगेट करा है 11 से लेकर के 24 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें और फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट इंक्लूडेड होंगे। तो 2019 तक हम पहुंच गए हैं। 2019 के आपको इस सेशन में सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे सीटेट पेपर 2 के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, साइंस मैथ उनका सब्जेक्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन डेली शाम 4 बजे हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपको सबसे पहले पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कि सिलेबस से बाहर से आते हैं, जैसे कि आपका सिलेबस है 6 to 8 की एनसीईआरटी, तो उससे बाहर से भी 10th तक टच करके क्वेश्चन देता है। तो उससे अपन को क्या करना है, उस क्वेश्चन को याद रखना है, उस क्वेश्चन से सीखना है कि आगे ऐसा क्वेश्चन आए या फिर उस बेसिस पे क्वेश्चन बने तो हम कर पाएँ। तो उसको लेकर के चल रहे हैं। हम कंप्लीट फिजिक्स और केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। 11 से लेकर के 24 तक के सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। पहले तो हम सेक्शन वाइज करेंगे कि हर ईयर का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट यानी कि 11 से लेकर के 24 तक का एक मैराथन करेंगे जिसमें सभी क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। तो यहाँ पे पोरबंदर, पुरी, मुंबई, गोवा ये सभी दिए हुए हैं। आपको पता है कि जब चक्रवात आते हैं तो जनरली पूर्वी तट पे और पश्चिमी तट पे आते हैं। ठीक, तो पूर्वी और पश्चिमी तट पे आपको चक्रवात देखने को मिलेंगे और इसमें जो है मुंबई है और गोवा है, पोरबंदर है, तो ये तीनों पश्चिमी तट हैं, जबकि यहाँ पे पुरी जो है वो पूर्वी तट है। तो पूर्वी तट पे जैसे कि आपका पुरी हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया, तो ये पूर्वी तट है। और इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है, और पूर्वी तट पे चक्रवात आने की अधिक संभावना होती है। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, सेकेंड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि। तो यहाँ पे पृथ्वी पे जब ऋतु बदलती है तो उसका कारण होता है कि पृथ्वी जो होती है वो झुकी हुई होती है। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, तो यहाँ पे सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऋतुएं बदलती हैं, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। आपको पता है कि नियत नहीं होती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समांतर है, तो ये भी गलत है। फर्स्ट है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है, तो ये भी गलत है। ये थोड़ा सा क्या हुआ है, इस तरीके से आपने देखा होगा अर्थ जो बना होता है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, इस तरीके से, और अर्थ कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये अपने तल पे जो घूर्णन अक्ष की तल होती है उसके सापेक्ष थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे सेकेंड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है प्रतिरोधी यानी कि रोगाणु रोधक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है। ठीक, तो यहाँ पे आयोडीन यूज़ किया जाता है। आयोडीन क्या है, एक अधातु है जो कि क्या करता है, घाव पर लगाने के लिए बैंगनी रंग का विलयन, तो ये बैंगनी रंग का विलयन बनाने के लिए आयोडीन यूज़ किया जाता है। और दूसरी चीज़ कि इसी जो बैंगनी रंग का विलयन है इसे टिंचर आयोडीन बोलते हैं। ठीक, टिंचर आयोडीन बोलते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक, तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो वायु के आपको पता है वायु स्थान घेरती है, सही बात है। जब आप बलून फुलाते हो तो उसमें हवा भरी जाती है और बलून अपने आप बड़ा होता जाता है, तो यानी कि वायु स्थान घेरती है तभी तो वो बड़ा हो जा रहा है, वायु उसमें भरी जा रही है और वो बड़ा होता जा रहा है, यानी कि वो स्थान घेरती है। वायु में भार होता है, ये भी बात सही है कि इसमें भार होता है। सेकेंड दिया हुआ है, जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये भी आपका सही बात है। जल चक्र यानी कि जो वाटर, जैसे समुद्र में वाटर होता है वो वाष्प के थ्रू ऊपर उड़ जाता है और फिर उसके बाद बारिश होती है, वही बादल बन जाता है और बारिश के फॉर्म में नीचे आता है, तो ये जल चक्र होता है जिसमें कि वायु का इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब भारी
जब गर्म वायु हो जाती है तो वो ऊपर उठती है और ठंडी वायु उसका स्थान ले लेती है। इस तरीके से ये इसमें वायु इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पे फर्स्ट दिया है कि मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, तो ये गलत दिया है, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि जो सूखी मिट्टी होती है तो गर्मियों में एकदम अच्छे से सूख गई है, तो वहाँ पे अगर आप पानी डालेंगे तो वहाँ से बुलबुले निकलते हैं। तो इसका मतलब कि वायु के अंदर मृदा के अंदर जो वायु उपस्थित होती है, इसी वजह से वो क्या होती है, जब पानी उसका स्थान लेता है तो ऊपर बुलबुले के रूप में वायु बाहर निकलती है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक ओजोन परत के उपक्षय के उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम करेक्ट आंसर मानेंगे। हमने अच्छे से पढ़ा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जिसे बोलते हैं, ये ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी होती है, और यही रीज़न होता है कि ओजोन परत में क्षय हो रहा है। ये फ्रीज वगैरह, AC, इन सब से ये गैस निकलती है। ठीक, तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। ठीक, परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है? अब कोई विद्युत परिपथ बना रही है, मतलब कि घर में ही कोई सर्किट व्यवस्थित कर रही है और उसके पास उतना तार नहीं है, तो वो इन सब में से कौन से तार का यूज़ करेगी? तो वो स्टील का तार यूज़ करेगी। कांच की छड़ होती है, रबड़ का पाइप होता है, मोटा धागा, ये सभी विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब करंट के पुअर कंडक्टर होते हैं, अच्छे से करंट को फ्लो नहीं करेंगे। आपको पता है रबड़ जो होती है और प्लास्टिक जो होती है, ये सभी क्या करते हैं, करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, लेकिन स्टील जो होती है ये करंट को फ्लो होने देगा, तो वहाँ पे वो स्टील का यूज़ कर सकती है। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को पहचानिए। सही कथन क्या है? अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण जो होता है सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो सदैव सीधा बनाता है, तो यहाँ पे उल्टा दिया है, गलत हो गया। उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है, उल्टा, तो ये भी गलत हो गया। ये सिर्फ सीधा बनाता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है, जो कि नेचुरल एसिड होता है। नेचुरल एसिड जो कि प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है, और कृत्रिम एसिड जो होता है वो हम बनाते हैं लैब में। तो हमने अच्छे से पढ़ा है एसिड बेस एंड सॉल्ट टॉपिक में, और जितने सारे एसिड होते हैं सीटेट पेपर 2 में पूछे गए हैं, और जितने नहीं पूछे गए हैं सभी को हमने नेचुरल और कृत्रिम के फॉर्म में अच्छे से याद रखा है। तो उसको वहाँ पे आप जाकर एसिड बेस एंड सॉल्ट टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा, ताकि वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सभी क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, किसी ईंधन के 3.7 kg को पूर्ण दहन करने पर 1.665 × 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान यानी कि ऊष्मीय मान है। तो ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है? किलो जूल पर kg, यानी कि 1 kg ईंधन जलाने में कितना किलो जूल ऊष्मा यानी कि ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे जूल में दिया हुआ है, हमें किलो जूल में प्राप्त करना है, तो चेंज कर लेते हैं। 1.665 × 10⁸ है। ठीक, अब ये दिया है जूल में, हमें चेंज करना है किलो जूल में। तो हम यहाँ पे अगर किलो जूल करेंगे तो नीचे भी किलो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो किलो जूल हो गया। अब ये किलो को ख़त्म करने के लिए कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 10⁻, यानी कि 8 में से 3 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1.665 × 10⁵ बचेगा। ठीक, ये हो गया किलो जूल में। अब किलो जूल को यानी कि इतना किलो जूल को और कितना से डिवाइड करेंगे, 3.7 kg से। क्यों? क्योंकि ऊष्मीय मान क्या होता है, 1 kg। ठीक, 1 kg ईंधन को दहन करने में जितनी ऊष्मा खर्च होती है उसे ही ऊष्मीय मान कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दिया है 3.7 kg,
3.7 को जलाने में कितना खर्च हो रहा है, 1.665 किलो जूल खर्च हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे 1 kg का जब निकालेंगे तो ये तो डिवाइड ही होगा ना, ये इधर चला जाएगा 3.7 kg हो जाएगा। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे 0.45 किलो जूल पर kg आएगा। ठीक, और साथ में कितना था, 10⁵ था। ठीक, तो 10⁵ को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 इंटू 10⁵ कितना हो जाएगा, 50। तो ये दो तो पॉइंट के बाद है तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, 45 और 3 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 45,000। 45,000 कहाँ पे है, फोर्थ में है, तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें बस क्या बताना है कि 1 kg ईंधन दहन करने पर कितना जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 kg का हमें मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किमी दूरी अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। ठीक, वह जाते समय 12 किमी प्रति घंटा की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किमी प्रति घंटा की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल है। तो समस्त यात्रा यानी कि औसत चाल, जब एवरेज स्पीड पूछे तो इस एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड जो होती है कुल दूरी अपन का कुल समय। ठीक, तो कुल दूरी कितना चली है, 5 किमी दूरी गई और फिर आई, तो कितना हो गया, 10 किमी हो गया। और यहाँ पे समय निकालने के लिए पहले वाले का जब समय हम निकालेंगे तो 12 किमी प्रति घंटा की चाल से चली है। तो समय निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा डिस्टेंस यानी कि दूरी अपॉन का स्पीड यानी कि चाल। तो चाल कितनी थी, 12 किमी प्रति घंटा, जाते टाइम 12 प्रति घंटा, तो 5 किमी दूरी चली और 12 किमी प्रति घंटा के चाल से वो चली थी। ठीक, तो यहाँ पे 5/12 हो गया। दूसरा जो था, दूसरा 8 किमी प्रति घंटा की चाल से लौटी थी, तो 5 किमी दूरी चली और 8 किमी प्रति घंटा के चाल से लौटी थी। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा सॉल्व करने पे 25/24 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे कुल समय तो 25/24 आ जाएगा। और कुल समय यहाँ पे जब लिखेंगे 25/24 तो 24 ऊपर चला जाएगा, 240/25। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9.6 किमी पर आवर। तो यहाँ पे 9.6 फर्स्ट में दिया है, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बलिष्ठ जो है दूरी मापने का मात्रक है। वर्ष जो है ये दूरी नहीं मापता। वर्ष जो होता है, ईयर जो होता है, ये दूरी नहीं मापता। प्रकाश वर्ष दूरी मापने का मात्रक है। ठीक, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है बलिष्ठ मीटर प्रकाश वर्ष, तो दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा। बलिष्ठ भी है, मीटर भी दूरी मापता है, प्रकाश वर्ष भी दूरी मापता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है प्रकाश वर्ष है, तो सेकेंड आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे हर्ट्ज जो है ये फ्रिक्वेंसी मापता है। ठीक, तो ये फोर्थ भी गलत और थर्ड भी गलत, सेकेंड आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर अपने कंचे यानी कि गोली के फर्श पर बिछे 3 विभिन्न सतहों यानी कि तनी हुई सेलोफेन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो कंचा होता है और वो एकदम मतलब कि प्लेन होता है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगता। लेकिन ये जो 3 सीट हैं, सेलोफेन सीट, कालीन और समाचार पत्र, ये सभी डिफरेंट फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे। यानी कि जो सेलोफेन सीट होती है वो बहुत ही प्लेन होती है, तो इस पर कम घर्षण लगेगा। उसके बाद समाचार पत्र आ जाएगा। समाचार पत्र पे हल्का फुल्का फ्रिक्शन लगेगा। वो किस लिए, क्योंकि उसका पेज जो होता है थोड़ा सा रफ होता है और उस पर जो प्रिंटिंग की गई होगी उससे थोड़ा फ्रिक्शन आएगा। तो सेलोफेन सीट, और हमें घर्षण बल के बढ़ते क्रम में, तो सेलोफेन सीट लिखेंगे, फिर उसके बाद समाचार पत्र होगा, फिर उसके बाद कालीन, क्योंकि कालीन
कपड़े का बनाया गया होता है, उसमें डिजाइनिंग की गई होती है जिससे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा क्रिएट होगा। तो यहाँ पे सेलोफिन शीट, समाचार पत्र और कालीन जहाँ पे होगा वही हमारा राइट आंसर बनेगा, सेकेंड है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोई पिंड रैखिकता एक समान वेग से गतिमान है, यदि समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दिया है एक समान वेग, यानी कि वेग और समय का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पर दिया हुआ है समय, यानी कि ये टाइम दिया हुआ है, ये एक्स अक्ष दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया है वेलोसिटी, और ये कहाँ पे होगा, वाई अक्ष पे होगा। तो दिया है कि एक समान वेग से गतिमान है, वेग उसका सेम है, चेंज नहीं हो रहा, लेकिन टाइम तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से वेग फिक्स है, वेलोसिटी क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन मतलब गतिमान है तो टाइम तो चेंज हो रहा होगा। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा जो कि क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा। पहली बात तो ये वेग समय ग्राफ है तो दूरी वाला काट देंगे, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे एक्स अक्ष के समांतर कौन सा है, तो थर्ड में आपको एक्स अक्ष के समांतर दिख जाएगा, थर्ड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो पेट्रोलियम का उत्पाद जो है कोक नहीं है, कोक क्या है, कोयले का, यानी कि जो कोयला होता है उसका उत्पाद है कोक, कोल तार और कोल गैस, ये सभी कोयले के उत्पाद हैं। बिटुमिन, स्नेहक, पैराफिन, मोम, ये सब पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो कोक आपका नहीं है। ठीक। अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच, एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने पर वह इन तीन वस्तुओं पर ताप रिकॉर्ड करता है जो T1, T और T है। निम्नलिखित में से, मतलब पहले का T1 है, दूसरे का T2 ले लेते हैं, तीसरे का T3 ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों को निरूपण की सबसे अधिक संभावना हो सकती है। तीनों के सेम होने चाहिए, क्योंकि जब कोई भी वस्तु कमरे में रखी जाती है और ज़्यादा टाइम तक रखी गई है, ये रात भर रखी गई है, तो उनका टेम्परेचर मतलब मॉडरेट हो जाएगा, सबका समान टेम्परेचर हो जाएगा। भले ही धातु होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, लेकिन वो रात भर रखी गई इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। सभी जो इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी कि जो चम्मच है और लकड़ी का और धातु का और प्लास्टिक का बोतल, सभी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, सभी का टेम्परेचर जो हो जाएगा समान हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो सभी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही आएगा अगर कमरे का टेम्परेचर उतना है तो सभी बराबर ही होंगे, फोर्थ करेक्ट आंसर बनेगा। आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए डेली शाम 4 बजे हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच जाए, और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।